नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लुकिंग गुड। आज 15 मई 2022 है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर संडे। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? हम रिवीजन करने वाले हैं। राइट, संडे इज ए रिवीजन डे। रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम हर रोज नई नई चीज़ें सीखते हैं। अगर हम इन नई नई चीज़ों का टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर नई चीज़ सीखने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग से चली जाए, उसके मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद ही नहीं रहेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसको क्रैक करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ रिवीजन, और आज वो हम करने वाले हैं। अगर दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। डू स्प्रेड द वर्ड अबाउट द क्वालिटी। जो क्वालिटी लेक्चर क्यूरियसली एजुकेशन के द्वारा डिलीवर किया जाता है, इसके बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइएगा। राइट, इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प देम a lot. And do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। रिलेंटलेस वॉर द हिंदू का ये आर्टिकल है। एज वी ऑल नो कि पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है जब यूक्रेन और रशिया के बीच में एक युद्ध चल रहा है। एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि एक स्टेटमेंट इश्यू किया है और कहा है कि हमें इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना पड़ेगा। और इसके साथ जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटरेस साहब, उन्होंने भी इसी दिशा में बात की थी कि हमें कोई एक इसका पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैं उसके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए क्विकली बता दूं। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूएनएससी है ना, इट्स लाइक यूनाइटेड नेशन की आप इसको पुलिस कह सकते हैं या फिर आप एक प्रकार से आर्मी कह सकते हैं, जो भी आपको नाम लाइक। इट्स लाइक ए यूनिफॉर्म सर्विस जैसी एक बॉडी है यूएनएससी। तो इसमें 15 मेंबर्स हैं। इसमें 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और 2 सालों के लिए एक देश जो है इसको यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। फिर इसके 2 सालों के बाद फिर कोई और देश आ जाएगा। तो ये देश जो हैं 10 देश तो ये बदलते रहते हैं, लेकिन ये 5 देश जो हैं ये परमानेंट हैं। और इनके पास एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड वीटो पावर। वीटो पावर यानी कि अगर ये 15 देशों में से 14 देशों ने ये कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए, लेट्स से, और एक ये 5 में से कोई भी एक देश, लेट्स से रशिया, ये कह देता है कि क्योंकि रशिया एक परमानेंट मेंबर है। लेट मी क्विकली टेल यू कि कितने परमानेंट मेंबर्स हैं। तो एक तो है यूएसए, एक है फ्रांस, यूके हैं, चाइना है, एंड देन यू हैव रशिया। राइट, तो ये 5 देश जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये 14 देश कहते हैं कि युद्ध होना चाहिए और रशिया अकेला कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा युद्ध। तो इतना पावरफुल वीटो पावर होता है और ये 5 देशों के पास ही ये पावर है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी जो सामने आ रही है वो ये है कि 15 के 15 देशों ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों ने ये कहा कि ये युद्ध जो है इसका हमें पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रशिया ने भी ये कहा कि हमें इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो वॉर चल रहा है, इसकी इम्पैक्ट दुनिया के लगभग सभी देशों पर हो रही है और जो सबसे पावरफुल देश हैं उन पर भी हो रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया पर भी इसकी इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली हो रही है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का स्टैंड क्या है? मैं आपको पूछूं, यू एंड आई, वी ऑल आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इजंट इट? क्या युद्ध पसंद है हमें? द आंसर इज नो। राइट, आप चाइना के लोगों को पूछेंगे, श्रीलंका के लोगों को पूछेंगे, पाकिस्तान या फिर दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे और उनको ओपिनियन लेंगे तो जनरल पब्लिक यही कहेगी कि नहीं नहीं, ये युद्ध जो है वो नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे देश भी ये कह रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो वोट्स हुए उससे भी पता चलता है कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस युद्ध के अगेंस्ट में है, इसके खिलाफ में है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालें। जो मिस्टर गुटरेस हैं तो उन्होंने एक बातचीत की व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब के साथ भी एक
मीटिंग की थी, ये दोनों देशों की यात्रा पर गए थे और स्टेटमेंट वही आए हैं कि पीस जो है दैट इज समथिंग दैट वी नीड, द वर्ल्ड नीड्स पीस। मिस्टर पुतिन मस्ट हैव एक्सपेक्टेड ए क्विक विक्ट्री। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ, जब एक प्रकार से रशिया ने जो स्टेटमेंट इश्यू किया था वो ये था कि वो यूक्रेन की आर्मी को या फिर यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं, डी नाजिफिकेशन करना चाहते हैं, और उनको ये लगा कि वो युद्ध स्टार्ट कर देंगे या फिर एक इन्वेजन करेंगे, राइट। तो कुछ महीनों के अंदर ही, लेट्स से 15-20 दिन या एक महीने के अंदर यूक्रेन जो है वो अपने घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन के लोगों ने, खास करके वहाँ की आर्मी ने और वहाँ की सरकार ने एक रेजिस्टेंस दिया, राइट, एक अच्छी टफ फाइट दी। और फाइट के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन को पैसे प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दिया और मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि यूक्रेन एक लंबे समय से रेजिस्ट कर रहा है और रशिया जो है वो अटैक को और ज़्यादा एग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द से जल्द घुटने टेक दे। तो जो प्लान था व्लादिमीर पुतिन का एक क्विक सक्सेस का, तो वो नहीं हो पा रहा है। चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। इट्स लाइक जो कहते हैं ना हम आम भाषा में कि च्युइंगम की तरह ये इश्यू जो है वो ऐसे ही खींचते ही जाओ और ये लंबाई होता जाएगा। तो ऐसा ही सिनारियो जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यूएसए क्या जाता है, देखिए यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन साहब का ये स्टेटमेंट आया है कि अब यूएस इस बात को लेकर डिटरमाइंड है कि वो रशिया को और ज़्यादा कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करेगा। तो यूएसए ये चाहता है कि रशिया इतना कमज़ोर हो जाए कि फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार की हिम्मत जो है वो रशिया ना करे एक्सेट्रा। अब ये होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, लेकिन सिचुएशन ये है कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उनकी सरकार ने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, राइट। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का नाम भी लिया और कहा कि न्यूक्लियर, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड यहाँ पर इंटरफियर करने लगेगा और रशिया की सिक्योरिटी को लेकर कोई इश्यू हुआ तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो रशिया वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो कॉन्फ्रंटेशन है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बहुत ही क्विकली हम इसको देख लेते हैं, राइट। ऑफ कोर्स इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे तो ये लेक्चर ख़त्म नहीं होगा, बाकी के टॉपिक्स हम नहीं कर पाएंगे। तो ये है क्यूबा, राइट। ये क्यूबा एक देश है, कैरेबियन देश है, राइट। दिस इज़ अटलांटिक ओशन। ये यूएसए आप देख रहे हैं, दिस इज़ मैक्सिको। तो यहाँ पर हैं ये वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स एक्सेट्रा। तो ये क्यूबा है और क्यूबा में रशिया ने अपनी मिसाइल्स वहाँ पर प्लांट की थी। तो क्यूबा और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब थे और रशिया और क्यूबा के बीच में रिलेशनशिप अच्छे थे। तो एक सीक्रेट डील हुई 62 में और ये वक्त था कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का। तो उस टाइम पर रशिया ने यहाँ पर कुछ मिसाइल्स जो हैं वो प्लांट कर दी और ऐसा लग रहा था कि रशिया और यूएसएसआर, उस टाइम पर जब मैं रशिया बोल रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएसआर, राइट। तो ये यूएसएसआर जो है उनके और यूएसए के बीच में एक विश्व युद्ध 3 हो जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं, बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व किया गया। तो व्हाट वी वांट नाउ इज़ अगेन डायलॉग एंड पीस, और डायलॉग एंड पीस के बिना ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में ये युद्ध हुआ तभी मैंने आपको इसी चैनल पर बताया था, इसी सीरीज़ में बताया था। और मैंने कई बार 2017 का जो डोकलाम का इश्यू हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और उसमें जो हमारे उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेट सुषमा स्वराज जी जो हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में दिया था, उनके शब्द आज भी मुझे याद हैं, वो विजुअल्स भी याद हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध को ख़त्म करने के लिए भी बातचीत का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो क्यों ना हम बातचीत करें और युद्ध ही ना हो। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। अब यहाँ पर युद्ध हो चुका है, युद्ध को बंद करने के लिए आपको डिप्लोमेसी और बातचीत ही, डायलॉग, और डायलॉग के बिना आप पीस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स होप कि जल्द से जल्द ये दोनों पार्टीज जो हैं वो यूक्रेन और रशिया दोनों टेबल पर आ जाए, नेगोशिएशन टेबल पर, और बातचीत करें। एंड रशिया को ये समझना होगा कि तब तक डायलॉग और पीस आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो ये पाउंडिंग बंद ना, पाउंडिंग यानी कि जो बॉम्बार्डमेंट हैं और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये जब तक लुहांस्क की बात करें तो एक बिल्डिंग पर जो एक शेल्टर होम था उस पर एक बॉम्ब गिराया और कुछ 60 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार की खबरें जब तक आती रहेगी, इस प्रकार की चीज़ें जब तक होती रहेगी, तब तक पीस अचीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और रशिया जो है वो
ऑफ कोर्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन भी फेस कर रहा है यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों में। और कल हमने फाइनेंशियल एनालिसिस में बात की थी कि कैसे चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट करता है रशिया, वो भी ड्रॉप होने लगा। तो ओवरऑल एक हॉलिस्टिक तरीके से देखें तो रशिया को यहाँ पर थोड़ी ब्रेक्स लगानी पड़ेगी, और लग भी ये रहा है कि रशिया के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो अब होने लगा है। एंड दिस अगेन रिमाइंड्स के आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप मिसबिहेव करेंगे राइट, तो फिर चीज़ें कब आपकी तरफ आ जाए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं और इतिहास गवाह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ताकतवर देश है तो आप जीत जाएंगे राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि ताकतवर नहीं है लेकिन स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं, दुनिया का व्यू चेंज होता है, आपको नए साथी मिल जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। बेबीज एंड फ्यूचर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। हमने कई बार बात की है राइट कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी देश के लिए कोई रिसोर्स है तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो मीन्स अच्छी अच्छी, आई एम नॉट सेइंग बहुत सारी, आई एम सेइंग क्वालिटेटिव किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड वन थिंग कि एक ऐसी चीज जिस पर हमें जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज ऑन आवरसेल्फ राइट। या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम इन्वेस्ट करें, कि अगर आप किसी एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से जो रिटर्न मिलेगा वो व्यक्ति अपने आप पैसे कमाने लगेगा, घर बनाएगा, मोबाइल खरीदेगा, कार खरीदेगा। तो इकोनॉमी के लिए अगर बिग पिक्चर देखें आप तो ही और शी विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर एक देश जो है, लेट्स से हमारा देश भारत, तो हमारे देश के जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो अगर हाईली स्किल्ड हो जाए, अच्छी हेल्थ हो उनकी, अच्छा एजुकेशन हो, वेल मैनर्ड, पॉलिश, ये सारी चीज़ें अगर आ जाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, इज़न्ट इट। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जापान की। जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है, नो डाउट। पैसिफिक ओशियन है एक तरफ, यहाँ पर है सी ऑफ जापान एज यू कैन सी, और एक आइलैंड नेशन है, टोक्यो इसका कैपिटल है, योकोहामा, फिर माउंट फूजी उन उस देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माउंटेन है राइट। इसका एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, उनके कल्चर का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन वी नो नागासाकी, हिरोशिमा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, देन ओसाका, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये सारे कुछ बड़े बड़े जापान के शहर हैं। एंड यू कैन सी रशिया इज़ हियर, ये जो साउथ कोरिया है उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया, चाइना यहाँ से दूर नहीं है। सो दिस आर सम जियोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट जापान। सबसे डेंसली पॉपुलेटेड और सबसे पॉपुलेटेड अगर कोई शहर है इस दुनिया में तो दैट इज़ टोक्यो राइट। क्योंकि जापान की ज़्यादातर ज़मीन जो है वो रहने लायक नहीं है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे कुछ बड़े शहरों में रहते हैं। अब जापान का जो डेथ रेट है ये बर्थ रेट से लंबे समय से ज़्यादा चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जापान में जितने नए बच्चों का जन्म होता है उससे ज़्यादा वहाँ पर लोगों की मृत्यु होती है। तो हाल ही में इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि जापान जो है वो एक समय पर ख़त्म हो जाएगा, और जापान के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन इलोन मस्क ने ये पॉपुलेशन डेटा को ध्यान में रखते हुए कहा कि जिस प्रकार से जापान की पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है तो वक्त आएगा कि जापान में जापानीज लोग नहीं रहेंगे, या फिर जापान में कोई बचेंगे ही नहीं, कोई लोग ही नहीं रहेंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया, ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी, बट जापान की पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉप हुई है 2021 में 500,000 यानी कि 5 लाख से पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है, और जापान का जो बर्थ रेट है दैट इज लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। अब होता यह है कि जब किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोग वर्किंग एज में होते हैं और बाकी के लोग जो हैं वो वर्किंग एज में नहीं होते हैं, तो उस देश की सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। आई विल गिव यू एग्जांपल। हमारे देश में ये सिचुएशन थी, एक एग्जांपल है। एक
5 लोगों के परिवार में सिर्फ एक अकेला व्यक्ति पैसे कमाने के लिए जाता था, तो बाकी के 4 जो हैं वो एक व्यक्ति पर, एक ही ब्रेड विनर है और बाकी के लोग जो हैं वो डिपेंडेंट है। और सिर्फ 5 नहीं, इनफैक्ट दे यूज्ड टू बी 7 पीपल, 7 से भी ज्यादा होते थे, राइट। तो एक टिपिकल फैमिली में फादर जो है वो पैसे कमाने के लिए जाते थे, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जो हैं वो अब रिटायर्ड हैं, राइट। जो मदर हैं, शी इज़ हाउस वाइफ, जो कुकिंग और केयर और ये सारी चीज़ें करने का काम जो है वो मदर करती हैं। देन मदर को 2 बच्चे हैं, लेट्स से 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो ये हो गए 6 लोग, और ब्रेड विनर कौन है? बस अकेला एक व्यक्ति, एक फादर। अब सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली चेंज हुई है। तो जापान की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि बहुत कम सिटीजन्स जो हैं वो वर्किंग एज में हैं और बाकी के लोग जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी पर जी रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता यह है, ऐसे देश में होता क्या है कि धीरे धीरे सोशल सिक्योरिटी के पैसे जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नया नया पैसा जो है वो वहां पर जनरेट नहीं हो रहा है, चीजें जो हैं वो कंज्यूम नहीं हो रही है, उनको चीजें जो हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट करनी पड़ रही हैं या फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें वो बना रहे हैं। उसके पीछे वन ऑफ द रीजन ये भी है क्योंकि वहां पर कंजम्पशन बहुत कम है, राइट। तो आई होप दिस, ये चीज जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे देशों की बात करें, जैसे कि यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो आई एम श्योर आपके कोई ना कोई रिलेटिव होंगे या फिर आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा होगा जो इन देशों में जा रहा है या फिर सेटल हो गए हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। बहुत कम लोगों को आप जानते होंगे जो जापान में रहते हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नो ओनली 1 पर्सन जिनको मैं जानता हूं जो जापान में रहते हैं। आई फाइंड इट वेरी रेयर, क्योंकि बाकी के देशों में हमें कोई ना कोई रिलेटिव या फिर कोई ना कोई तो रहता होगा, राइट। जर्मनी में कोई है, कनाडा में कोई है, ऑस्ट्रेलिया में कोई है, भले ही दूर के रिश्तेदार हो या फिर दूर का दोस्त हो, बट जापान में कोई रहता है ऐसा बहुत ही रेयर होता है। हमारे लोग की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम श्योर हमारे बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन वी डोंट नो देम, डू वी। तो जापान में ये सिचुएशन। अब जापान की का प्लान ये था कि 2025 तक जापान जो है वो 500,000 यानी कि 5 लाख जितने ब्लू कॉलर यानी कि जो मजदूरी का काम कर सके, अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लोगों को इंपोर्ट करने की बात थी। तो ये भी प्लान जो है वो चौपट हो गया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। अब भारत की बात करते हैं। भारत का जो बर्थ रेट है ये भी ड्रॉप हो रहा है। यूड बी थिंकिंग कि क्या रियली भारत का बर्थ रेट ड्रॉप हो रहा है? हर जगह पर तो इंसान और लोग नजर आते हैं। यस, आई नो कि हमारा देश जो है वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। NFHS5 का जो सर्वे है ये रिवील करता है कि हमारे देश में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये ड्रॉप हुआ है, और जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है, राइट, उससे भी थोड़ा ड्रॉप जो है वो हुआ है हमारा ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी हमारे देश में 20s और 30s के काफी ज्यादा लोग हैं। लगभग 65% जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो यंग कैटेगरी में आती है। तो यू कैन से कि हमारा देश जो है वो एक यंग देश है। ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हुआ है, तो आज नहीं लेकिन फ्यूचर में ये हमारे लिए इश्यू हो सकता है, फ्यूचर में 2050 के आसपास या फिर उसके बाद। बट फिलहाल हम एक यंग देश हैं, और एक यंग देश को क्या चाहिए? यंग देश को चाहिए कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, जॉब्स जनरेट करे, काम जनरेट करे, वर्क जनरेट करे, कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं उनको जॉब मिल जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कदम हम आज उठाएंगे वो हमारा फ्यूचर तय करेगा। जस्ट इमेजिन कि आज के हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मीन्स अगर आपको आंकड़ों के बारे में बताऊं तो हर साल 1,20,00,000 जितने लोग जो हैं वो यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब मार्केट को एंटर करते हैं। 1,20,00,000 जितने यंगस्टर्स अपनी पढ़ाई और ये सारी चीजें खत्म करने के बाद जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। तो क्या हर साल हमारे देश में 1,20,00,000 जॉब्स जनरेट होती है? द आंसर इज नो। फिर क्या होता है कि क्वालिटी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो भी जॉब अवेलेबल है वो करनी पड़ती है। एंड वी हैव सीन दिस थिंग, इजंट इट, कि MBA खत्म कर लिया है और वो अप्लाई कर रहे हैं प्यून की जॉब्स के लिए। दे आर अप्लाइंग फॉर ऑफिस हेल्पर, इस प्रकार की जॉब्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि दूसरी जॉब्स जो हैं वो इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट वी नीड इज वी नीड टू
अचीव मोर ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ यानी कि ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा ऑफिसेज, राइट, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जब होगी तब ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, तो वी कैन फिट ऑल अवर यंगस्टर्स। अगर हम हमारे यंगस्टर्स को अभी यूटिलाइज नहीं करते, अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो होगा ये कि कुछ दशकों के बाद हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अनस्किल्ड मिडिल एज्ड लोग होंगे, एल्डरली सिटीजन्स होंगे, जिन्होंने अपने प्राइम में कोशिश की लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। और फिर हमारा देश जो है वो आज नहीं तो कल, हर एक देश की तरह, हर एक व्यक्ति की तरह आज यंग है तो कल बूढ़े भी होंगे। दैट्स ए पार्ट ऑफ द साइकिल। तो अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, आपका देश जो है वो ओल्ड हो रहा है लेकिन उसके पास वो सारी फैसिलिटीज नहीं है, जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओल्ड हो रहा है, ओल्ड हो चुका है, लेकिन ना तो उसके पास पेंशन है ना तो उसके पास सेविंग है, तो वो आराम से अपनी जो एक एक रिटायरमेंट का जो जीवन होता है, रिटायर होना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो नहीं जी पाएगा। हर पूरी जिंदगी उसकी जो है वो स्ट्रगल ही रहेगी। सेम थिंग कैन हैपन विद आवर कंट्री एज वेल, अगर हमने अभी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया तो। और फिर फ्यूचर में क्या होगा, यही लोग जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, लेट्स से उन्होंने शादी कर ली और बच्चे भी हो गए, तो उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देश को चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हम मिस कर जाएंगे। और यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जो देश आगे थे वही आगे रहेंगे, हम उनके लिए काम ही करेंगे रादर देन वी बीइंग ओनर्स। तो ये चीज़ें जो है वो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में से सीखने को मिलती हैं, और ये एक बहुत ही डीप, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो आई वुड से कि जितने भी लोग जो हैं, मीन्स देखिए, जॉब करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, राइट। जॉब इज़ अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ अर्निंग मनी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जॉब तो अच्छी बात है ही, लेकिन आई वुड से कि जो लोग जॉब जनरेट करते हैं, राइट, एम्प्लॉयर्स जो हैं, तो आज के ज़माने में आई वुड से कि वो एक बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। आई टेल यू वाई आई थिंक अबाउट, मीन्स मैं इस प्रकार से इसके बारे में क्यों सोचता हूँ। द रीज़न इज़ कि जब आप जॉब जनरेट करते हैं तो एक परिवार जो है उसके टेबल पर फूड आता है, कपड़े, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, जो भी जीवन की फैसिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब परिवार के लेट्स से एक या फिर एक से ज़्यादा लोग जो हैं, या फिर जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर सभी को जॉब मिले तो वो पूरा परिवार जो है उसकी क्वालिटी, उसका एक नए जोन में वो एंटर कर जाएंगे। फिर वो पैसे खर्च करेंगे तो फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज का सामान जो है वो बिकेगा, बहुत सारी दुकानों से चीज़ें वो खरीदेंगे और इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। तो ये पूरी एक साइकिल है, वी ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। आप मेरे कस्टमर हैं तो कल मैं आपका कस्टमर होगा, राइट। तो ये हर जगह पर ये चीज़ चलती है। आप अगर इसको ऑब्जर्व करें देन यू विल फाइंड कि इकोनॉमी जो है वो इट्स नॉट जस्ट इन बुक्स। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किताब से ही इकोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं। सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करें तो भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ऑफकोर्स एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यानी कि किताबों में जो चीज़ें हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसी के साथ अगर आप ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दे तो एक मौलिक आपके विचार जो हैं वो जनरेट होंगे। Unfortunately, women's workforce participation rate has fallen in this last 2 decades, another testimony of a failure to create enough jobs for the bulging workforce. जैसे मैंने आपको बताया कि इनफ जॉब्स हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और देखने को ये मिलता है कि महिलाओं की बात करें तो मास्टर्स तक पढ़ाई हो रही है महिलाओं की, राइट, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद क्या होता है कि उनकी शादी हो जाती है या फिर शादी करवाई जाती है, एंड आफ्टर दैट वो जॉब नहीं कर पाती। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के बाद भी जॉब कर रही है या फिर बिजनेस कर रही हैं, राइट, या फिर प्रोफेशन में है। प्रोफेशन में तो वैसे लेट्स से किसी ने कोई महिला डॉक्टर बन गई तो ऑफकोर्स बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो उनको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। सेम थिंग गोज विद सीए और फिर सीएस एक्सेट्रा। लेकिन खास करके जॉब्स की जब बात आती है तो जॉब्स करने से आज भी बहुत सारे परिवारों में मनाही है। लर्निंग आउटकम्स आर ऑल्सो पैची। हमारी स्कूल्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो लर्निंग आउटकम भी उतने कोई खास नहीं है। तो अब हमें बैठकर सोचना चाहिए कि ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़े चलते रहते हैं, जिनको हम पॉलिटिकली बहुत ही फॉलो करते हैं,
हमें मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट मिलता है उसमें से। फिर कास्ट को लेकर झगड़े चलते रहते हैं, रिलीजन को लेकर झगड़े चलते रहते हैं, फिर एरियाज को लेकर के ये गुजराती और ये मराठी, ये पंजाबी और ये तमिल, ये जो भी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे झगड़े जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए या फिर अज्ञानता की वजह से ये जो भी लोग कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। हमको बैठकर ये सोचना चाहिए कि कैसे हम जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे इस देश को और ज़्यादा स्वच्छ बना सकते हैं, कैसे इसको और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, राइट, कैसे इसको और ज़्यादा इक्वल बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे टॉपिक्स होने चाहिए डिस्कशन के, रादर देन कि कौन जीतेगा इस बार और क्या लगता है ये भैया ने ये किया, उसने वो किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी हो रही है, तो दैट इटसेल्फ मीन्स कि हम इन सारी जो राइट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आज भी ग्रास रूट लेवल पर बातचीत नहीं हो रही है। फ्रोजन सेडिशन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। सेडिशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, राइट। 1962 में क्या नाम है उस जजमेंट का, बताइए। मैं अब नाम नहीं बताऊंगा, मैंने ये नाम भी बताया था आपको। एक बहुत ही फेमस जजमेंट है 1962 का, और उस टाइम पर 5 बेंच वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 5 जज वाली, 5 बेंच वाली नहीं, 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की जो है, उसने सेडिशन को डिफाइन किया था और कहा था कि सेडिशन जो है उसका मतलब ये है कि अगर आपके भाषण की वजह से आप सरकार की निंदा करते हैं तो ये सेडिशन नहीं है, लेकिन आपके भाषण की वजह से अगर वायलेंस हो जाता है तो फिर वो सेडिशन है। In a substantial blow in favor of free speech, the Supreme Court has effectively suspended the operation of the sedition provision in the country's penal law. अभी रिसेंट डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेडिशन प्रोविजन जो है इसके ऊपर एक पॉज बटन दबा दिया है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सेक्शन 124A जो सेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है आईपीसी का जो है, तो जितने भी ट्रायल्स, जितनी भी अपील, जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उसको अभी स्टे कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और सेक्शन 124A जो है आईपीसी का, वो क्या कहता है? इट क्रिमिनलाइजेस एनी स्पीच, राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन दैट एक्साइट्स डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ कहा जाता है तो फिर राजद्रोह या फिर सेडिशन जो है वो आप पर लगाया जा सकता है। अब इसका मिसयूज भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टैंड लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरकार जो है उसने बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड लॉज को हटाया है, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भगत सिंह, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल एक्सेट्रा जो भी हमारे अलग अलग लीडर्स थे, तो कैसे उनके खिलाफ ये सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो लगाए जाते थे। तो ब्रिटिश राज ने ये निकाला था ताकि हमारे देश के आज़ादी के जो फाइटर्स थे तो उनको जेल में रखा जाए, और सारी ये आंदोलन और सत्याग्रह और जो भी चीज़ें चल रही थी तो उसको रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल निकाला था ब्रिटिश राज ने। The government may choose to prevent such a situation by amending it so that the offence is narrowly defined to cover only acts that affect the sovereignty, integrity and security of the state, as reportedly recommended by a panel of experts. Panel of experts ये कहती हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने, आज से कितने 60 ईयर्स पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 62 की बात है 1962 में, तो आज से 60 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया था कि भाई वायलेंस होगा तो सेडिशन है, वरना सेडिशन नहीं है। लेकिन इसका मिसयूज़ हुआ। अब पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ये कहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें इसको जो अगर सॉवरेनिटी के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ अगर कुछ कोई एक्शन लेता, कोई बात करता है या फिर भड़काऊ भाषण देता है एक्सेट्रा, तो फिर सेडिशन के लॉज इम्प्लीमेंट हो, तो फिर उसके ऊपर राजद्रोह की जो कार्यवाही है वो हो सकती है। तो इसको थोड़ा नैरो करने की, इसको और ज़्यादा, ये इसकी ब्रॉड एक डेफिनेशन है, तो इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने की बात जो है वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स करती हैं। लेकिन ये भी बराबर नहीं है। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल जो इसी चीज़ पर है, डोंट जस्ट रिफॉर्म, रिमूव इट। ये आर्टिकल, ये टॉपिक क्या कहता है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि इसको और ज़्यादा नैरो किया जाए, इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाया जाए। यह आर्टिकल कहता है स्पेसिफिक बनाने की गलती भी मत कीजिए, इसको हटा ही दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर स्पेसिफिक बनाने के चक्कर में भी अगर इसको हमने रखा तो भी इसका मिसयूज़ किया जाएगा, राइट। बदला लेने के लिए, जो कहते हैं ना कि स्कोर सेटल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा,
कि आज आपकी सरकार है, आपने मेरे पर ये किया है, कोई बात नहीं, कल मैं होम मिनिस्टर बनूंगा या फिर मेरी सरकार जब आएगी तब मैं भी देख लूँगा, और उस टाइम पर ये सेडिशन के लॉज लगाकर, तो इसका इस प्रकार से भी मिसयूज़ जो है वो हुआ है। दूसरी चीज़, सेडिशन जो है वो अपने आप में एक वेग कॉन्सेप्ट है और एक इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका काफ़ी मिसयूज़ हुआ। लोकल कोर्ट्स भी इनफैक्ट कभी प्रश्न नहीं पूछती। सेडिशन के लॉज किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो लोकल कोर्ट्स भी केस जो है वो चलाती रहती है इस पर। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हो रही हैं और आगे भी होगी अगर इसको हमेशा के लिए नहीं हटाया तो। और 1995 में बलवंत सिंह जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और इट सेड दैट मेयर स्लोगनियरिंग डजंट अमाउंट टू सेडिशन। उस टाइम पर 1995 में भी देखिए, 1962 में, उसके बाद 1995 में बलवंत सिंह जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया, लेकिन क्या हुआ, स्लोगन्स, ट्वीट्स, चैंट्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी सेडिशन के केसेस जो हैं वो थोपे जाते हैं, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। और इसी के साथ साथ यूएपीए जो है, इसका भी कुछ करने की ज़रूरत है। ये यूएपीए का भी काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ जो है वो होता रहता है। इंपीरियलिस्ट चाइनाज चैलेंजेस इन पाकिस्तान, पायोनियर का आर्टिकल है। वैसे ये दोनों देश जो हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो एक दूसरे को क्या कहते हैं पता है, ऑल वेदर फ्रेंड, यानी कि कोई भी मौसम क्यों ना आए, हमारी मित्रता जो है वो हमेशा रहेगी। अब फॉरेन मिनिस्टर या फिर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन, जो मिस्टर ट्रंप के सामने इलेक्शन में भी खड़े रहे थे, राइट। बिल क्लिंटन जो प्रेसिडेंट थे, उनके मिसेस हैं हिलेरी क्लिंटन, बहुत ही फेमस ग्लोबल पॉलिटिशियन हैं। तो हिलेरी क्लिंटन ने एक स्टेटमेंट कहा है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वोंट बाइट ओनली नेबर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने सांप को पाल के रखा है, जो हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, हमने सांप को दूध पिलाया, वैसे सांप दूध नहीं पीते हैं, लेकिन फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि दूध पीते हैं, लेकिन एनीवे जो सांप हैं वो, उनको दूध पिलाने का मतलब ये है कि ऐसे इंसान को या फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए जो गलत काम करते हैं, या फिर जो जिनके कोई उसूल ही नहीं होते। जो कहते हैं ना, क्रिमिनल्स, जो गुंडे हैं, उनके भी कुछ उसूल्स होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके कोई उसूल नहीं है, इनके साथ तो उठना बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो अपने दुश्मन को ही मार देंगे या फिर उनका नुकसान पहुंचाएंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। सेम थिंग गोज हियर, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। अगर आपने अपने जो आपका बगीचा है, वहाँ पर आपका गार्डन है, वहाँ पर अगर आपने सांप को पाल के रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके नेबर्स को ही काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। और यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के टेररिज्म की। पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत को परेशान कर रहे हैं या फिर यूएसए को, यूके को, फ्रांस एक्सेट्रा को, वो तो पाकिस्तान को भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान की धरती पर 30,000 से 40,000 ऐसे मिलिटेंट्स हैं, और ये जो ट्रेंड और आर्म्ड प्रॉक्सीज हैं, ये भारत में तो भेजे ही जाते हैं। लाइन ऑफ जो कंट्रोल हैं, कश्मीर वाला पोर्शन जो है, वहाँ पर तो ये आतंकवादी गतिविधियाँ चलती ही हैं, राइट। और 2020 से यूएन रिपोर्ट ये कहता है कि कुछ 6,000 जितने पाकिस्तानी फाइटर्स जो हैं वो दुरन जो हैं, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था, और उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर्स तैयार की थी, तो इसलिए इसको दुरंद लाइन कहा जाता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के नज़दीक कुछ 6,000 ऐसे पाकिस्तानी फाइटर्स हैं जो पाकिस्तानी तालिबान या फिर तारीख तालिबान के मेंबर्स हैं। अब पाकिस्तान की ये जो टेरर फुटप्रिंट है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनका जो ट्राइबल एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा या फिर पंजाब का जो प्रोविंस है, वहाँ पर ही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट या फिर प्रोविंस बलोचिस्तान जो है, तो वहाँ पर भी उतने ही ज़्यादा आतंकवादी संगठन हैं। और लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है, पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, इसका कहना यह है कि मार्च 2020 में जितने अटैक्स हुए, तो अप्रैल 2022 में, एक महीने के बाद, उसमें 24% जितना अटैक्स में राइज हमें देखने को मिला है।
और जब भी ये पाकिस्तान में कोई आतंकवादी हमला होता है, पता है वो किसका नाम लेते हैं? ये लोग सरप्राइज टू नो, वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें भारत करवाता है, राइट? भारत की RNAW ने पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करवा दिए। कि इट्स अ वेरी फनी थिंग इजंट इट के जिनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, राइट? पाकिस्तान एज ए कंट्री, इफ यू टॉक अबाउट, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ अगेन, राइट? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सारे लोग आतंकवादी, ऐसा बिल्कुल ऐसा हो भी नहीं सकता है, ऐसा है भी नहीं। लेकिन वहाँ का जो डीप स्टेट है, व्हेन आई से डीप स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी आर्मी प्लस ISI। वैसे सबसे पावरफुल है आर्मी, और उसकी डेप्यूटी के तौर पर काम करती है ये एजेंसी जिसका नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। तो इसको कहते हैं डीप स्टेट। तो डीप स्टेट प्लस गवर्नमेंट, तो ये दे हैव उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है ये आतंकवादी और प्रॉक्सीज। और दुनिया में कहते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं कि दुनिया में कहीं पे भी अगर पाकिस्तान मीन्स आतंकवादी हमला होता है, साउथ अमेरिका में अगर कोई टेरर अटैक हुआ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें या तो ट्रेनिंग या तो कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी ही होगी। इट्स लाइक जो भी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छे टेक्नोलॉजी के, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, तो वे साउथ कोरिया या फिर जापान या फिर ताइवान के साथ जुड़े हुए होते हैं। वैसे ही ये आतंकवादी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई पार्ट्स, चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक कांस्टेंट थ्रेट है पाकिस्तान को, राइट? FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अभी ग्रे लिस्ट में है। कभी भी पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, क्योंकि टेररिज्म के पैसों को रोकना, टेररिस्ट को रोकना, ऑर्गेनाइजेशंस को रोकना जो है वो वहाँ पर आज भी उतना जो पॉइंट्स दिए थे वो पॉइंट्स थरोली पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किए। और होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा प्रेशर आता है तो एक दो बड़े जो वहाँ पे हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर और दूसरे ऐसे जो भी टेररिस्ट्स हैं बड़े बड़े, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, राइट? बिकॉज जेल इज़ द सेफेस्ट प्लेस, राइट? वहाँ इससे सेफ कौन सी जगह? वो अपने बंगले में रहेंगे तो वहाँ पर वो आप जेल में भेज दीजिए, दुनिया को लगेगा कि वो जेल में है, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ उनको जेल पर मिल जाएगी और ऊपर से एडिशनल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिल जाएगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट? अब जो एक खबर आ रही है विच इज़ वेरी डेंजरस, कि एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने पाकिस्तान में अटैक किया है। दिस इज़ फर्स्ट, कहते हैं दिस इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड फीमेल सुसाइड बॉम्बर अटैक इन पाकिस्तान। एक महिला जिसका नाम है शारी, तो ये जो शारी हैं ये एक सुसाइड बॉम्बर बनी, और इस महिला ने 3 चाइनीज़ नेशनल्स को मार दिया आउटसाइड यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। कराची के बाहर एक कन्फ्यूजियस इंस्टीट्यूट जो हैं, तो वहाँ पर 3 चाइनीज़ नेशनल को टारगेट करके उनको मार दिया। और ऐसा नहीं है कि ये जो शारी हैं वो एक गरीब घर से आती हैं, अनएजुकेटेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक टीचर थे और MPhil उन्होंने किया है, राइट? और उनकी शादी एक डेंटिस्ट से हुई थी, मैरिड टू अ डेंटिस्ट फैमिली मेम्बर्स, ओके? एंड इसी के साथ अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से आ रही। यू कैन इटसेल्फ सी कि वो टीचर एंड MPhil उसने किया है, तो यू कैन से शी वॉज इन फैक्ट वेल एजुकेटेड पर्सन। तो ऐसी महिला ने आतंकवादी हमला किया है, और पाकिस्तान में अब एक नई चीज़ आई है। पहले अमेरिका को ऐसा इम्पीरियलिस्ट माना जाता था कि अमेरिका ही पाकिस्तान को चलाता है, पैसे वो देता है, हमारी सरकार को वो चलाते हैं, वो जो कहते हैं वो हमें करना पड़ता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अब यही अमेरिकन्स के प्रति जो एक नफ़रत की भावना थी, अब वहाँ के लोग जो हैं, ख़ास करके बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं, वो चाइनीज़ लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि चाइना के लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे रिसोर्सेज और सारी चीज़ों को हड़प कर चले जाते हैं। और वहाँ की सोसाइटी में भी फॉल्ट लाइंस काफ़ी हैं, राइट? शियाज़ हैं, अहमदियाज़ हैं, और इसके अलावा दूसरी माइनॉरिटीज़ भी हैं। मेरे एक दोस्त हैं, राइट? वो अहमदिया हैं, एंड ही यूज्ड टू टेल मी, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, हम UK में मिले थे, तो इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, आज भी उसके साथ कनेक्शन है। तो वो मुझे बताते थे कि कैसे वहाँ पर अहमदियास जो हैं उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट की जाती हैं, आज भी उनको कैसे, तो ये सारी चीज़ें तब मुझे इतनी ज़्यादा पता नहीं था ये सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन ऐसा फील होता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि पाकिस्तान में ये इतनी सारी फॉल्ट लाइंस हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें भी हैं। और
ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं, पोलियो और कितनी सारी डिजीजेस भी वहाँ पर चल रही है। तो अब वहाँ का जो एक आम आदमी है ना, उसका जीवन जीना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। और ऊपर से ये जो CPEC हैं, तो अब चाइनीज़ लोग यहाँ पर एक प्रकार से एक कॉलोनी के तौर पर एक वसाल स्टेट बन चुका है पाकिस्तान, एक कठपुतली बन चुका है। और कुछ 53,000 बलोच एबडक्शंस हुए हैं और अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंसेस हुए हैं। 53,000 बलोच के लोग जो हैं वो गायब हैं। तो ऑफ कोर्स वहाँ के लोग जो हैं वो तो एक वहाँ के लोग थोड़ी इस बात को भूल जाएंगे। किसी ना किसी के परिवार में से अगर कोई चला गया, तो यू कैन सी हियर अलग अलग जो राज्य, ये FATA है, फाटा, दिस इज़ खैबर पख्तूनवा, सिंध रीजन है, ये पंजाब है, और दिस इज़ द बिगेस्ट वन, राइट, ये है बलूचिस्तान। तो ये CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारे देश का जो कश्मीर पोर्शन है, इनफैक्ट प्रिसाइसली लद्दाख वाला जो पोर्शन है, तो वहाँ से ये गुज़र कर फिर उन्होंने ये रास्ता बना लिया है, देखिए, और यहाँ पर पहुँचता है ये उनका ये CPEC। तो बलूचिस्तान से पास होता है ये CPEC, और वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी इससे नाराज़ हैं। अब पाकिस्तान ने कुछ 15,000 मिलिट्री पर्सनल का एक नया डिपार्टमेंट, एक नया डिवीज़न क्रिएट किया, 34th लाइट इन्फेंट्री डिवीज़न, और ये पर्याप्त नहीं था, तो उन्होंने एक 44th लाइट इन्फेंट्री डिवीज़न भी तैयार किया बलूचिस्तान में, ताकि पर्टिकुलरली ये CPEC एसेट्स को बचाया जा सके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान के लोग इससे नाराज़ हैं, तो अब चाइना के लोग क्या करने लगे हैं, जो चाइनीज़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो अपने आप को दे आर आर्मिंग देमसेल्व्स, यानी कि उनके पास गन रहती है, लाइसेंस वाली गन। तो जस्ट इमेजिन कि एक साधारण जो उस देश का नागरिक है, उसके पास कोई ऐसी सेफ्टी फीचर नहीं है, लेकिन एक विदेशी व्यक्ति जो है, उसको सरकार गन रखने की छूट देती है। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि भाई चाइना के लोग जो है ना, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा वैल्यूएबल है कंपेयर टू पाकिस्तान के लोग। फिर वीगर्स के साथ जिस प्रकार से चाइना का एक व्यवहार है, जिस प्रकार से वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो वहाँ का भी रेजिस्टेंस, वहाँ के भी लोग जो हैं वो अब हथियार उठाने लगे हैं। उनकी मदद करने वाले लोग और देश भी यहाँ पर हथियार उठाने लगे हैं और बलूचिस्तान को सपोर्ट करने लगे हैं। और जो महिला आतंकवादी हमला, मीन्स जो सुसाइड बॉम्बर, ये शारी वाली जो बात मैंने आपको बताई, तब एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होगा कि देखिए, अब महिलाओं को भी हथियार उठाने पड़ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मोर मैन आर गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ अटैक्स। तो सिचुएशन जो है वो वहाँ पर चाइना के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है इन। So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please इसको share करना ना भूलना, right? It's good for the channel as well as good for the new student as well. And I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies, stay curious, enjoy your Sunday. God bless you all. Jai Hind.